वैसे बचपन से आपने दादी नानी के मुंह से इवन काफी बार ये लाइनें तो सुनी होगी। आपको यदि देने में खुशी होती है तो आपको कोई भी उदास नहीं कर सकता, और यदि आपको सिर्फ लेने में खुशी होती है तो आपको हमेशा कोई खुश नहीं रख सकता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकई में सही है? और आप कह रहे हैं कि ये फॉलो करने के बाद में भी हमारी सिचुएशन सेम वही है, वही ढाक के तीन पात है, उसी ढर्रे पर गाड़ी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। यानी कि आज के समरी में आप जानेंगे कि गो गेटर क्या है। क्या कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेस के उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी में आप स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के 5 लॉस के बारे में सीखेंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस मतलब इतनी सक्सेस जो हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ी और ऊंची होती है। आप गिविंग यानी देने की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखेंगे। आप उन लोगों की सक्सेस की कहानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने खुद के लिए कुछ मांगने या चाहने की बजाय दूसरों को कुछ देने की इच्छा की, और वो सफलता के उस शिखर पर पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पहले दूसरों को देने के बारे में सोचा। वैसे क्यों ये सुनकर के विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मतलब ऐसी सक्सेस मिल जाएगी इतना सा करने से? तो कोई बात नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। इस समरी को एक मौका दीजिए और इससे वो नॉलेज हासिल कीजिए जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समरी ऑफ द गो गिवर, जिसे लिखा है बॉब बर्ग और जॉन डेविडमैन ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द गो गेटर। जो नाम का एक आदमी एक गो गेटर है। गो गेटर का मतलब वो आदमी जो अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है। वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, जैसे ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। वो कुछ मांगने से भी हिचकिचाता नहीं है। जो टॉप पर पहुंचना चाहता था, अपने फर्म में नंबर 1 और बेस्ट एजेंट बनने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में वो अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया, तो अब तीसरा क्वार्टर भी खत्म होने को था, लेकिन अब भी जो काफी पीछे था। इसलिए वो मदद मांगने के लिए एक जाने माने कंसल्टेंट पिंडार के पास गया। पिंडार को सब प्यार से चेयरमैन कहकर बुलाते थे। कंसल्टेंट होने के साथ साथ वो एक गुरु या मेंटर और कीनोट स्पीकर भी थे। उन्होंने बिजनेस के फील्ड में बहुत सक्सेस और पैसा कमाया था, जिसके कारण वो एक बिजनेस टाइकून भी थे। वो अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले चुके थे, तो अब वो पूरा ध्यान अपना दूसरे कंपनी और प्रोफेशनल्स को सफल होने में मदद करने में लगा रहे थे। तो जो पिंडार से मिलकर के बहुत प्रभावित हुआ, उसे लगा कि सच में पिंडार प्रशंसा के योग्य है। उसने चेयरमैन से उनकी सक्सेस का राज पूछा। पिंडार ने सिर्फ एक ही शब्द कहा और वो था गिविंग, मतलब दूसरों को देना। जो को ये बहुत ही अटपटा सा लगा। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग तो उस दुनिया के आदी हो चुके हैं जहाँ पर जिंदगी की रेस में आगे निकलने के लिए एक इंसान दूसरे को कुचलकर उसे नुकसान पहुँचा करके खुद आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ तो हर इंसान सिर्फ खुद के लिए सोचता है और खुद के लिए सब कुछ चाहता है। जो सोचने लगा कि अगर आप हमेशा देते रहेंगे तो खुद के लिए प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। लेकिन पिंडार ने जो को एक रोमांचक सफर में चलने के लिए इनवाइट किया। इसमें वो स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के 5 लॉस का रहस्य खोलने वाले थे। आने वाले हफ्ते के हर दिन जो को पिंडार से लंच पर मिलना था, जिसमें पिंडार उसे हर रोज अपने एक दोस्त से मिलाने वाले थे, ताकि वो एक एक करके सारे लॉस को सीख सके। लेकिन पिंडार की शर्त थी कि लंच से लेकर के डिनर के वक्त तक जो को उस लॉ को खुद रियल लाइफ में अप्लाई करके टेस्ट करना होगा। ऐसा इसलिए ताकि हफ्ते के खत्म होने पर जो खुद उन लॉस की सच्चाई को परख सके। मंडे को जो एक रेस्टोरेंट के मालिक से मिला, उसका नाम अर्नेस्टो था। ट्यूसडे को वो एक सीईओ से मिला जिसका नाम निकोल था। वेडनेसडे को वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिला जिसका नाम सैम था। थर्सडे को वो एक रियल एस्टेट एजेंट डेबरा से मिला। और फ्राइडे को 5th लॉ का राज एक ऐसे शख्स ने खोला जिसकी जॉन ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो आने वाले चैप्टर्स में आप एक लॉ के बारे में सीखेंगे। आप अर्नेस्टो, निकोल, सैम और डेबरा के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि जो की कहानी किस मोड़ पर खत्म हुई। तो चलिए इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लॉ ऑफ वैल्यू की। द लॉ ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आपकी असली कीमत या वर्थ उस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसे के बदले में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उसी दाम पर अपनी सर्विस में
और ज्यादा वैल्यू जोड़कर अपने कस्टमर को देंगे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। वैल्यू मतलब कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो उसे याद रखे और बोलने पर मजबूर हो जाए कि वाह क्या बात है। अब जितना ज्यादा वैल्यू जोड़ते जाएंगे आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। अर्नेस्टो लाफ्रेट रियल एस्टेट के बिजनेस टाइकून हैं। वो शेफ होने के साथ साथ एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। करीबन 20 साल पहले अर्नेस्टो के पास सिर्फ एक हॉट डॉग का स्टैंड था। कुछ ही टाइम के बाद में उसे कुछ ऐसे कस्टमर्स मिले जो हमेशा उसी के स्टैंड पर आया करते थे। तो ये बात चारों तरफ फैल गई। अब तो ये आलम था कि शहर के बड़े बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी अर्नेस्टो के स्टैंड पर लंच करने आने लगे। उन्हें अर्नेस्टो का हॉट डॉग इतना लाजवाब लगता था कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने अर्नेस्टो की मदद करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का विचार किया ताकि वो एक रेस्टोरेंट खोल सके। अर्नेस्टो के स्टॉल पर लोगों का तांता लगा रहता था। उसके इतने सारे कस्टमर बन गए थे कि जब उसने रेस्टोरेंट चालू किया तो हमेशा की तरह अपने कस्टमर्स को बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस दिया जो दूसरे रेस्टोरेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा करने से उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। अर्नेस्टो ने उस रेस्टोरेंट को खरीद लिया और उन एग्जीक्यूटिव्स ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें भी इससे बहुत फायदा हुआ था। इस सक्सेस के बाद अर्नेस्टो ने उस शहर में और भी कई रेस्टोरेंट खोले। इसके अलावा उसने कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के बारे में भी सोचा। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जहाँ पर ज्यादातर बिजनेस एक्टिविटीज होती है और जिनसे बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से वो रियल एस्टेट की दुनिया के टाइकून बने। तो अर्नेस्टो की सक्सेस का राज क्या है कि यूं तो शहर में कई रेस्टोरेंट और हॉट डॉग स्टैंड्स है और उनका भी खाना काफी टेस्टी और लजीज है। तो ऐसा क्या था जो अर्नेस्टो के बिजनेस को इतना खास, इतना अलग बनाता था? इसका जवाब ये है कि वो अपनी सर्विस में बहुत ज्यादा वैल्यू जोड़कर अपने कस्टमर को देते थे। अर्नेस्टो के हॉट डॉग स्टैंड के पहले कस्टमर बच्चे थे। वो उन बच्चों के नाम और बर्थडे याद रखते थे। उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें उन्हें याद रहती थी, जैसे उनका फेवरेट कलर, कार्टून कैरेक्टर, ये सब। अर्नेस्टो को बच्चों से बहुत लगाव था। वो उनसे बहुत बातें किया करते थे और उन्हें कुछ न कुछ स्पेशल ट्रीट देते रहते थे। बच्चे उन्हें अच्छे से जानने लगे थे, उन्हें पसंद करने लगे थे और उन पर भरोसा भी करने लगे थे। और अंत में, आखिरी में, वो अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी उस स्टैंड पर ले जाने लगे। तो अर्नेस्टो को बड़ों के भी नाम, बर्थडे और उनकी पसंद नापसंद सब कुछ याद रहते थे। अब ये पेरेंट्स भी अर्नेस्टो को जानने लगे, पसंद करने लगे और उन पर भरोसा करने लगे। अर्नेस्टो का जो बिहेवियर था ना, उनके साथ ऐसा था कि मानो कितने पुराने दोस्त हो या कितना गहरा रिश्ता हो, जिसकी वजह से अब बड़े भी दोबारा उनके स्टैंड पर जाना पसंद करते थे। अर्नेस्टो का बिहेवियर उनके साथ ऐसा था मानो कितने पुराने दोस्त हो या कितना गहरा रिश्ता हो, जिसकी वजह से अब बड़े भी दोबारा उनके स्टैंड पर जाना पसंद करते थे। यहाँ तक कि वो अपने जान पहचान वालों को भी अर्नेस्टो के स्टैंड पर जाने के लिए कहने लगे। बाकी रेस्टोरेंट में खाने के मेनू पर जो भी दाम लिखा होता है, बिल्कुल उसके बराबर का सर्विस और वैल्यू देते हैं, लेकिन अर्नेस्टो ने हमेशा कुछ ज्यादा ही दिया। वो उसी दाम पर लाजवाब खाने के साथ साथ 5 स्टार होटल जैसी सर्विस और वैल्यू भी देते थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती थी। इसलिए तो कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट को इतना ज्यादा पसंद करते थे। वो बार बार उनके रेस्टोरेंट में जाते थे और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें सिर्फ देना, देना और देना है, ऐसे तो आपका दिवाला निकल जाएगा, है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। बिजनेस शुरू करते समय ये मत सोचिए कि आप कितना कमाएंगे, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को क्या दे सकते हैं। उनसे पैसे के बदले में उन्हें कैसी सर्विस और कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे इमोशनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू, परफॉर्मेंस वैल्यू, कुछ भी। अगर आप सिर्फ इसमें वैल्यू जोड़ते चले जाएंगे तो आप उतने ही लॉयल कस्टमर बनाते चले जाएंगे और यही आपको ज्यादा प्रॉफिट और सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो ये था स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस का सबसे पहला लॉ। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, जो है द लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। द लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन का मतलब आपकी कमाई उस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को सर्व कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से सर्व कर पाते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाने का तरीका ढूंढना होगा। मान लीजिए कि अभी आप 25 लोगों को सर्व करते हैं, तो आपको ऐसा तरीका सोचना होगा कि आप 25,000 लोगों तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सके।
बस उन्हें आप अच्छे से सर्व कीजिए और आपकी इतनी कमाई होगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। निकोल मार्टिन बच्चों के स्कूल में टीचर है। वो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी लर्निंग सिस्टम्स फॉर चिल्ड्रन इनकी सीईओ भी है। निकोल को पढ़ाना बेहद पसंद है, लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चे उतना नहीं सीख पा रहे हैं जितना उन्हें सीखना चाहिए। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस रट्टा मारने और याद करने पर ही ध्यान देता है। ये सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी और उनके जानने की इच्छा को बढ़ावा नहीं देता। इसलिए निकोल ने ऐसे गेम्स बनाए जो मजेदार तो थे ही, लेकिन साथ साथ उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत भी पड़ती थी। बच्चों को इसमें बहुत मजा आता था और इसकी वजह से निकोल ने उनकी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा सुधार भी देखा। वो बस 25 बच्चों को ही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। एक दिन निकोल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी। उसने वहाँ एक बच्चे के फादर जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनसे बात की। उसने उनसे पूछा कि क्या वो उसके द्वारा बनाए गए गेम्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख सकते हैं। फिर उसने वहाँ एक बच्चे की मदर से बात की जिनका एक छोटा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का बिजनेस था। निकोल, वो इंजीनियर और मार्केटिंग एक्सपर्ट तीनों बिजनेस पार्टनर बन गए और यही 3 लोग लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इनके फाउंडर हैं। अगले कुछ सालों में निकोल का प्रोडक्ट बहुत ही फेमस हो गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए वो पूरी दुनिया में एक साथ 25 मिलियन बच्चों को पढ़ा सकती थी। तो आप जितने ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे, आप जितनी ज्यादा जिंदगियों को छुएंगे, आप उतनी ही ज्यादा कमाई भी करेंगे। तो ये था दूसरा लॉ। ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतरीन तरीके से सर्व करना होगा और इस चीज की कोई सीमा, कोई लिमिट, कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा लोग तो मौजूद होंगे ही जिन्हें आप सर्व कर सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि महान तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि सेवा यानी कि सर्व करना कोई भी कर सकता है। चाहे आप लाइफ में कुछ भी करें, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कीजिए और आपको जीत मिलना तय है। इसी के साथ आगे बात करते हैं तीसरे लॉ की, जो है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है आपका कितना इन्फ्लुएंस या असर होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना खुलकर दूसरों के हित के बारे में पहले सोचते हैं, उसे खुद से पहले और आगे रखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं, मतलब सबका बस फायदा ही फायदा। इसके मुताबिक अगर आप अपने बिजनेस में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर को कुछ ऐसा देना होगा जिसे पाकर उसे भी फायदा हो। ये बिल्कुल 50-50 वाली डील जैसा है, लेकिन ये लॉ हमें सिखाती है कि हमें कस्टमर को पूरा 100% देना चाहिए, सिर्फ 50% नहीं। आपको दूसरों की जरूरत को समझना होगा, आपको दूसरों को पहले जिताना होगा, तभी आप अपार सफलता पा सकेंगे। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, ये इस बारे में है कि आप उन लोगों के लिए क्या क्या और कितना कर सकते हैं। सच्चे मायनों में इसे ही लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कि सैम रोसेन एक लीडिंग सेल्समैन और फाइनेंशियल एडवाइजर है। पहले वो एक रेगुलर इंश्योरेंस एजेंट थे, मगर कुछ ही सालों के बाद वो उस कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए थे। उनका सेल्स 0 से $400 मिलियन तक पहुंच गया था। फुल टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर बनने से पहले उन्होंने कुछ क्लाइंट्स को मीडिएटर और एजेंट की सर्विस भी दी थी। अब वो पूरी दुनिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें वो अपनी सर्विस फ्री में देते हैं। सैम ने जब शुरुआत की थी तब वो एक भी इंश्योरेंस प्लान नहीं बेच पाए थे, लेकिन फिर वो पूरी तरीके से बदल गए। सैम का सीक्रेट यही है कि उसने ये सोचना बंद कर दिया था कि उसे क्या मिलेगा। उसने ये देखना शुरू किया कि वो क्या दे सकता है। उसने अपने कमीशन की फिक्र करना छोड़ दिया। अब बस वो इसी बात पर ध्यान देने लगा कि अपने क्लाइंट को कैसे बेस्ट सर्विस दे सके। ऐसा करने से जैसे लोगों का एक नेटवर्क बनता चला गया जो सैम को जानने लगे, पसंद करने लगे और उस पर भरोसा भी करने लगे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सैम से इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदते थे, लेकिन सैम ने फिर भी उनसे दोस्ती कर ली थी। सैम सचमुच दिल से अपने क्लाइंट्स की परवाह करते थे, इसीलिए उनके क्लाइंट्स भी सैम के लिए ऐसा ही महसूस करने लगे थे। वो उन्हें सफल होने में, बेस्ट डील दिलाने में और उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करने में मदद करते थे, और इसलिए उनके क्लाइंट्स ने भी उनकी काफी ज्यादा मदद की उनके सफल होने में। ऐसा लगता था मानो वो सैम के चलते फिरते पर्सनल एम्बेसडर बन गए हो। वो अपने जान पहचान के लोगों को सैम से इंश्योरेंस कराने के लिए कहने लगे, और ऐसा नहीं था कि इसके बदले सैम उन्हें कोई पैसे देते थे।
उन क्लाइंट्स ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो सैम को पसंद करने लगे थे, उन पर भरोसा करने लगे थे। वो जानते थे कि सैम मार्केट में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट है। इसलिए ये स्कोरबोर्ड बनाना बंद कीजिए, इसकी गिनती मत कीजिए कि आपने किस किस के लिए क्या क्या किया है। किसी के लिए कुछ करने के बाद उससे बदले में कुछ मांगिए मत, बस ये देने का सिलसिला चालू रखिए। इस बात पर भरोसा रखिए कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कहीं न कहीं से मदद आपके रास्ते में खुद ब खुद मिल जाएगी। आप लोगों को अपने पैसे, आप कितने फेमस हैं, आपकी पोजीशन क्या है, इस दम पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप उनकी जरूरतों को पहले रखकर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। यूँ कहिए तो आप उन पर कभी न मिटने वाला असर छोड़ देते हैं। अपने कस्टमर की जरूरत को इम्पोर्टेंस दीजिए, उन्हें क्या चाहिए उन तक वो पहुँचाइए, उन्हें जीतने दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उनके साथ अच्छा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रभाव उन पर बढ़ने लगेगा और आप सफलता के, सक्सेस के और ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे लॉ की तरफ, जो है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी कहती है कि जो बेशकीमती तोहफा आप किसी को दे सकते हैं वो आप खुद है। अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। आपके पास आपका टैलेंट, स्किल, टाइम, एनर्जी और आपकी एबिलिटीज हैं। आप लोगों को ये सब कुछ दे सकते हैं। जैसे डेबरा डेवनपोर्ट 42 साल की सिंगल मदर है। एक दिन उसके पति अचानक से कहीं चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। उसने किसी दूसरी औरत के लिए डेबरा को छोड़ दिया था। उस वक्त डेबरा सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। तो आगे चलकर डेबरा ने जॉब ढूंढना शुरू किया, लेकिन जहाँ पर भी वो अप्लाई करती थी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देते कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है या उसमें वो स्किल नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है। और फिर डेबरा ने रियल एस्टेट बिजनेस का लाइसेंस लेने के बारे में सोचा। उसने रियल एस्टेट एजेंट बनने की ट्रेनिंग ली, कुछ महीनों तक इसकी पढ़ाई भी की और लाइसेंस लेने की एग्जाम को पास कर लिया। डेबरा ने दूसरे एजेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हर क्लोजिंग टेक्निक को बारीकी से समझ लिया था। ये वही टेक्निक्स थे जिसे यूज करके क्लाइंट से सौदा पक्का किया जाता था। डेबरा ने डायरेक्ट क्लोज, ट्रायल ऑफर क्लोज, बेस्ट टाइम टू बाय क्लोज और भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सीख लिया था। लेकिन इन सब में से कुछ भी उसके काम नहीं आया। पूरा 1 साल बीत चुका था लेकिन डेबरा एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाई थी। तो अब जाकर के वो खुद से बहुत निराश होने लगी थी। उसके 43वें बर्थडे पर डेबरा के एक दोस्त ने उसे सेल्स कन्वेंशन की टिकट दी। सेल्स कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग जहां पर एक ही फील्ड के काफी सारे लोग जमा होकर अपने काम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहां पर डेबरा ने ये सीखा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू ऐड करना होगा। आप जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू उसमें जोड़ेंगे, आप उतना ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे। सेमिनार के बाद डेबरा चिंतित थी। उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे वो अपनी सर्विस में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ एस्टीम भी उसके पति के साथ उसका साथ छोड़कर चली गई हो। डेबरा अब उस मुकाम पर थी जब वो ये करियर छोड़ने के बारे में सोचने लगी। लेकिन उसका एक आखिरी अपॉइंटमेंट बचा था। उस सुबह वो क्लाइंट को लेकर के प्रॉपर्टी दिखाने चली गई। क्योंकि डेबरा की यह आखिरी क्लाइंट थी तो उसने जितनी भी टेक्निक्स को सीखा था उन सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया। वो अपने क्लाइंट के साथ खुलकर बातें किए जा रही थी। उसने किसी भी ट्रिक या रटी रटाई बातों का इस्तेमाल नहीं किया। डेबरा तो बस अपने क्लाइंट के साथ एक दोस्त की तरह बात कर रही थी। वो अपने क्लाइंट की कहानियां सुन रही थी और वो पूरे दिन हंसते रहे और बातें करते रहे। डेबरा ने सोचा कि ये उसका आज तक का सबसे अलग बिजनेस मीटिंग था। इसमें वो एक प्रोफेशनल से ज्यादा अपना पर्सनल टच ऐड कर चुकी थी। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसने क्लाइंट को प्रॉपर्टी की कीमत बताई भी है या नहीं। डेबरा को लगा कि उसने तो सारा काम ही खराब कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसे फोन आया। जिस क्लाइंट से उसने इतने घुल मिल करके दोस्तों की तरह बातें की थी, उसने वाकई में प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। तो आखिर में डेबरा अपना पहला डील कंप्लीट करने में सफल हुई। इसने उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाई। उसे लगता था कि क्लाइंट को देने के लिए उसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था ये पर्सनल टच ही तो है जो वैल्यू को ऐड कर रहा था। उसके बाद तो उसने एक के बाद एक करके कई प्रॉपर्टी बेच डाली। अब डेबरा एक टॉप रियल एस्टेट एजेंट होने के साथ साथ सेलिंग बिजनेस के सेमिनार में इम्पोर्टेंट स्पीकर भी है। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है।
उसे अपने करियर और सफलता से बहुत संतुष्टि मिली। तो बस यही लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, रियल, सच्चे और असली। इसमें कोई बनावटीपन या झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी से या कहीं से भी सीखी हुई टेक्निक यूज ना करें। अपने क्लाइंट को ह्यूमन टच का एक्सपीरियंस दीजिए। एक दोस्त की तरह उनकी जरूरतों को समझिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। पूरी कोशिश कीजिए कि आप उन्हें बिल्कुल वही दे सके जो उन्हें चाहिए। अपना प्रोडक्ट उन पर थोपने की कोशिश ना करें। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच करके और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ की, जो है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी का कहना है कि कुछ देने की सोच को और ज्यादा असरदार बनाने का तरीका है कि आप खुद भी कुछ लेने के लिए तैयार रहे। अभी तक इस बुक में आपने सिर्फ खुलकर के देने के बारे में सीखा है। शायद आप इस सोच के बीच में बड़े हुए होंगे कि लेने से ज्यादा अच्छा देना होता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका क्लाइंट बदले में आपको कुछ देना चाहता है तो उसे लेने से इनकार कर देना चाहिए? किसी से कुछ लेना भी नेचुरल है, स्वाभाविक है। अगर कोई कुछ देना चाहता है और आप उसे मना कर देते हैं तो वो भी बदतमीजी ही है। इसलिए जिस तरह आप देते हैं उसी तरह स्वीकार करने के लिए भी अपनी सोच को बड़ा कीजिए। ऐसा करने से एक अच्छा और मजबूत रिश्ता कायम रहता है। और किसी से कुछ वापस मिलना भी तो कितना नेचुरल है ना। ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। पेड़ पौधों के बारे में सोचिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, तो वहीं इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमारा जीवन इसी लेन देन का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जब आप लोगों की मदद करते हैं, उनके चुकाए हुए दाम के बदले उन्हें ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये एकदम स्वाभाविक है कि वो भी बदले में आपको कुछ न कुछ देंगे ही। और आपको इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके क्लाइंट, कस्टमर, एम्प्लॉय या साथ में काम करने वाले आपको जो भी देना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसे स्वीकार कीजिए। ये आपके अच्छे संबंध और स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस को हमेशा बनाए रखेगा। तो इस लॉ को समझने के बाद अब आगे बात करते हैं द गो गिवर। आइए इसमें क्या है समझते हैं। अर्नेस्टो से जो ने लॉ ऑफ वैल्यू के बारे में सीखा, निकोल से उसने लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन के बारे में सीखा, सैम से लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में और डेब्रा से लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी के बारे में सीखा। मंडे से थर्सडे तक जो इन दिलचस्प लोगों से मिला, फ्राइडे को वो पिंडार के साथ अकेला था। वो दोनों लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी के बारे में बात करने लगे। तब जाकर ये सीक्रेट खोला कि फ्राइडे का वो खास मेहमान खुद जो ही है। पूरे हफ्ते जो एक एक करके उन लॉज को उस दिन अप्लाई करने में सफल हुआ था। मंडे को एक क्लाइंट ने जो को रिजेक्ट कर दिया था, तो जो ने उनकी मदद करने के लिए किसी दूसरे का नाम सजेस्ट किया ताकि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल सके। ये होता है लॉ ऑफ वैल्यू। जब आपको दिए गए पैसों के बदले में आप कुछ ज्यादा वापस करते हैं। ट्यूसडे को जॉ को हाई क्वालिटी ऑफ बीन्स से भरा हुआ एक बैग मिला, जिसे पिंडार की शेफ रेचल ने भेजा था। उस दिन जब जॉ ऑफिस पहुंचा तो उसने सारे कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करके कॉफी बनाई और हर एक को उसने कॉफी पिलाई। तो ये है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन कि जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों को सर्व कीजिए, ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए। वेंसडे को जॉ अपनी वाइफ सूजन की परेशानियों और शिकायतों को ध्यान से सुन रहा था। उसने सूजन से अपने मन का बोझ बांटने के लिए कहा। जो ने उसे बीच में एकदम भी रोका नहीं, ना ही टोका। वो तब तक उसके पास बैठकर उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करता रहा जब तक उसे नींद नहीं आ गई। तो ये है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पर दूसरों की इच्छा और जरूरतों को खुद से पहले रखा जाता है। थर्सडे को जॉ अपने साथ काम करने वाले साथी गस से दिल खोलकर बातें कर रहा था। इससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगी थी। तो ये है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, जहाँ पर आप किसी के सामने खुद को पेश करते हैं, एक ह्यूमन टच देते हैं। और फाइनली फ्राइडे को जो को एक खूबसूरत तोहफा मिला। पिछले मंडे को जिस क्लाइंट ने जो को रिजेक्ट कर दिया था, तब जो ने उन्हें एड बांस नाम के एक लड़के के बारे में बताया था। तो फ्राइडे को जो को पता चला कि एड ने भी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को जो के बारे में बताया था। जो ने एड को एक अमेजिंग मौका दिया था। कुछ दिनों बाद जो को भी एड की तरफ से एक अद्भुत मौका मिला। और ये है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, मतलब दूसरे से लेने के लिए तैयार रहना। जो ने पिंडार की शर्त को पूरा कर दिया था। उसने इन 5 लॉ को अप्लाई करके खुद सच्चाई को परख लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जो एक गो गेटर से गो गिवर बन गया था।
जब तक वो ये सोचता था कि उसे क्या मिलेगा तब तक वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन जब उसने ये सोचना शुरू किया कि वो क्या दे सकता है, तब उसने इतनी सक्सेस हासिल की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रेगुलर एम्प्लॉय से जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, उसने रेचल के साथ मिलकर के अपनी कंपनी की शुरुआत की। वो पिंडार की शेफ थी जो दुनिया की सबसे लाजवाब कॉफी बनाती थी। उनकी कंपनी का नाम था रेचल्स फेमस कॉफी। इसकी शुरुआत उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हुई थी जो एड ने जो को दिया था। 1 साल के अंदर ही इस कंपनी ने स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस की ऊंचाइयों को छू लिया था। उनकी कंपनी ने $1 मिलियन की कमाई कर ली थी। जो और उसके बिजनेस पार्टनर सब समाज सेवा के काम में हाथ बटाने लगे थे। वो छोटे छोटे गाँव में खेती को आसान करने के लिए इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई की सुविधा की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे फाउंडेशन की शुरुआत की जिसका मतलब था दुनिया भर में कॉफी की खेती करने वालों को आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट और कम्युनिटी के आधार पर कोऑपरेटिव बनाकर उनकी मदद करना था। लोगों का मानना है कि कुछ लेने से ज्यादा अच्छा देना होता है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले देना, बाद में बदले में कुछ लेना और इसे फिर दोहराना सबसे अच्छा होता है। इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने अर्नेस्टो, सैम, डेब्रा, निकोल और जो की कहानियों के बारे में जाना। आपने गो गिवर बनने की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। हो सकता है कि आप बिल्कुल जो जैसे हैं, आपका ध्यान हमेशा सिर्फ इस बात पर रहता है कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी इस पल में कुछ लेने से पहले आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। इन लॉज को एक एक करके अपनाइए और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए।